हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मर्जर एंड अमलगामेशन के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअली मैं फर्स्ट पार्ट में लेके आना चाहती थी, पर मैं आपको थोड़ा सा ना सेक्शन के बारे में, अमलगामेशन के, मर्जर के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया था। ये नहीं तो आप मॉड्यूल के जो सेकेंड चैप्टर है अमलगामेशन मर्जर का, उसके आप शुरू में ही देखोगे। तो रेगुलेशन यानी कि जो एक्ट है, यानी कि जो एक्ट होते हैं, जैसे 1959 हो गया या 1956 हो गया, या लेटेस्ट आया है 2013 जो आया था कंपनीज एक्ट का, तो वो जो होते हैं ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मर्जर एंड अमलगामेशन में इनका क्या रोल होता है, ये कैसे काम करते हैं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं पहले उनके बारे में पता कर लेते हैं। यानी कि एक्ट यानी कि जैसे कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, इस तरीके से उसको आप, इस चीज़ को आप बोलोगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मर्जर एंड अमलगामेशन में। इस चीज़ में ये आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में, जैसे हम तो भाई कर चुके हैं ये सब चीज़ें, तो जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये सब चीज़ें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समझ में नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है। कई बार जब आप एक बार मतलब पहले पढ़ोगे तो ये नहीं आता समझ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि एक्ट। सॉरी, बाहर थोड़ा सा शोर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, कंपनीज एक्ट 1956 आएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनीज कोर्ट रूल 1959 आएगा, ठीक है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आएगा, ठीक है। अंडर द लिस्टिंग एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, ये 4 आएंगे। और अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि ठीक है, स्टैम्प एक्ट हो गया और आपका स्टैम्प एक्ट और कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, ये वाले एक्ट आएंगे। ये टोटल 6 हैं, ठीक है, टोटल 6 एक्ट हो गए। अब हम इसमें इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि इन एक्टों में मर्जर एंड अमलगामेशन का क्या रोल है, या अमलगामेशन और मर्जर जब आप करते हो कंपनीज का होता है, तो ये एक्ट उस अमलगामेशन और मर्जर के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, कैसे इन एक्टों को फॉलो किया जाएगा। जब ये एक्ट लिखे हुए हैं यानी कि इन एक्टों को फॉलो किया जाएगा। जब दो कंपनी आपस में मर्जर या अमलगामेशन करेंगी तो ये एक्ट आएंगे और इनका कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा होना है, और इन एक्टों में क्या लिखा है अमलगामेशन और मर्जर के बारे में, ये हम आज देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कंपनीज एक्ट 1956। आपको पूरा समझ में आ गया? यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा हो गया, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 कंप्राइजिंग सेक्शन 390 टू 396A, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है, कंटेनिंग प्रोविजन ऑन आर्बिट्रेशन, compromise arrangement and reconstruction. There are however no provision on arbitration since section 389, जो कि अब नहीं है, with that arbitration was deleted। यानी कि जो आर्बिट्रेशन एक वर्ड यूज़ होता था, आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करवाना, दो कंपनीज के बीच में कोई भी कारण हो, यदि वो आपस में मर्ज होना चाहती हैं, अमलगामेट होना चाहती हैं, तो उसकी मध्यस्थता करना, एक शब्द आर्बिट्रेशन करना, उसका कौन सा पहले एक्ट बोलता था, सेक्शन 389 बताता था उसके बारे में, जो कि अब डिलीट हो गया। अब अमलगामेशन और मर्जर में सेक्शन 390 से लेकर 396 तक हैं, वही बताते हैं मर्जर और अमलगामेशन के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कहते हैं, चैप्टर द स्कीम ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, स्कीम ऑफ चैप्टर 5 गोज एज फॉलोज, यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं वही ये सब बताएगा। सेक्शन 391 में हमने क्या पढ़ा था, पावर पढ़ी थी कि अमलगामेशन मर्जर करोगे तो कोर्ट की और इन सब बॉडीज़ की क्या पावर है, ठीक है। 393 में, अब मैं इसको डिटेलिंग एक बार बता देती हूँ। सेक्शन 390, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जब आप कंपनीज एक्ट 19, यदि आपसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूछा जाएगा तो कंपनी सबसे पहला हेडिंग कौन सी दोगे, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें बताओगे कि सेक्शन 389 आर्बिट्रेशन जो अब डिलीट हो चुका है, अब सेक्शन 390 से 396A तक सेक्शन है जो अमलगामेशन मर्जर में है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे,
90 contain interpretation of certain expression used in section 391 and 393। यानी कि 391 और 393 क्या कहते हैं वो बताता है कौन, 390 सेक्शन इंटरप्रेट करता है उसको, ठीक है। 393 क्या कहता है, 391 क्या कहता है, रिलेटिंग टू द पावर ऑफ द कंपनीज टू कंप्रोमाइज और टू मेक अरेंजमेंट विद इट्स क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। यानी कि कंपनी के क्रेडिटर और मेंबर्स के पास, कोर्ट के पास, इन सब बॉडीज़ के पास क्या क्या पावर है। पावर जो डिफाइन करता है वो कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन 391। मैंने आपको पूरे सेक्शंस करवाए हैं, यदि आप मेरा सेक्शन 391 देखोगे वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो क्या होगा उसमें मैंने सारी डिटेल की हुई है। सेक्शन 391 पावर बताता है। यदि आप ये सेक्शन 390 से लेकर 396A तक कंप्लीट कर लोगे तो उसमें सारा अमलगमेशन मर्जर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये ऐसे टॉपिक बचते हैं जैसे रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क पूछ लिया, या और अभी मैं करवाऊंगी ऐसे टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे जो अलग हैं हटके उस स्कीम से। स्कीम कौन सी, जब दो कंपनीज का अमलगमेशन मर्जर होता है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करती, मैं बताती हूँ। सेक्शन 391 पावर बताता है, सेक्शन 393 इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और 394 फैसिलिटेशन बताता है। 394 डील विद द फैसिलिटेशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज को क्या क्या फैसिलिटी मिली हुई है। 394 डील विद द नोटिस टू बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 391 एंड 394। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जाता है अमलगमेशन मर्जर के इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कौन से सेक्शन में, 394A में, ठीक है। 395 क्या बताता है आपको, 395 पावर एंड ड्यूटी टू एक्वायर शेयर फ्रॉम द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स यानी कि आपकी मेजोरिटी कितने की आती है शेयर होल्डर्स की, 3/4 की मेजोरिटी से यदि आपने स्कीम को पास करवा लिया है, उसके बाद भी कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो नहीं देना चाहते अपना शेयर, तो उनसे आप कैसे एक्वायर करेंगे उनका शेयर, क्योंकि एक्वायर किए बिना तो नहीं हो सकता अमलगमेशन मर्जर। वो पावर और वो ड्यूटीज़, ठीक है, ड्यूटीज़ भी साथ में है। पावर और ड्यूटी कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 395। और 396 क्या बताता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि नेशनल देश के हित में यदि कोई कंपनीज, दो कंपनीज का अमलगमेशन मर्जर जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास जो पावर है उसको कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 396 डिफाइन करता है। सेक्शन 396A क्या डिफाइन करता है, डील विद प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। यानी कि जो कंपनीज पुरानी अमलगमेशन जिनका हो चुका है, स्कीम फुलफिल हो चुकी है, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी पूरी बुक्स, पेपर्स सब रखती है। कौन सा सेक्शन बताइए, 396A। ये टिप्स पे होने चाहिए आपके सेक्शंस, ठीक है। ये मैंने करा दिया आपको, ये पूरा 8 पॉइंट्स में कवर करता है सेक्शन 390 से लेकर 396A तक, ठीक है। और ये कौन से फ्रेमवर्क में आएगा, आपका कंपनीज एक्ट 1956 में आएंगे। और ये सारे आप पॉइंट्स हेडिंग बना के बताओगे कि सेक्शन 390 क्या बताता है, 391 क्या बताता है, पूरा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कंपनीज कोर्ट रूल 1959। रूल 6787 कंटेन प्रोविजन डीलिंग विद द प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट ए स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज। यानी कि कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इंक्लूडिंग अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि रूल है ये 67 और 87 बताता है प्रोविज़न डीलिंग विद द, कि कैसे उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, किसका, अमलगमेशन का, मर्जर का, रिकंस्ट्रक्शन का और अरेंजमेंट का कैसे प्रोसीजर होगा। इसमें सिर्फ इतना है, कंपनीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बताता है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कवर एक्सपेक्ट सच एस टैक्स रिलीफ टू अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है, एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि यदि दो कंपनीज का अमलगमेशन हुआ है तो उसमें अमलगमेशन में यदि कोई प्रॉफिट, कैपिटल गेन होता है या कोई लॉस होता है तो लॉस को कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करना है, कैपिटल गेन प्रॉफिट पे कहाँ तक लगेगा, ये सब चीज़ कौन बताता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्कीम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन डीमर्जर इन्वॉल्व द मर्जर ऑफ ए लॉस मेकिंग कंपनी। यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी का डीमर्जर और वो हुआ है, और ए हैविंग ऑफ ए लॉस मेकिंग डिवीज़न, ठीक है, लॉस मेकिंग डिवीज़न हुआ है। इट इज़ नेसेसरी टू चेक द रिलेवेंट प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरिंग the availability of the benefit of carrying forward the accumulated losses and the setting of such losses
अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, यानी कि जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरी कंपनी में, जो मर्ज हो रही है किसी दूसरी कंपनी में। मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था, एग्जांपल देखिए कि ट्रांसफर कंपनी कौन सी होती है, यानी कि आप लॉस को कहाँ तक लेके जाओगे और प्रॉफिट पे टैक्स कहाँ तक लगेगा, किस प्रॉफिट को, ये श्योर करना कि रिलीवेंट की जो इनकम टैक्स एक्ट है कि इकट्ठा करना लॉसेस को। मान लीजिए दो वीक कंपनी का आपस में मर्जर होता है, या एक प्रॉफिट गेनिंग कंपनी है और दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसका मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो उसके लॉस को इकट्ठा करके कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करना है, और जो प्रॉफिट हुआ है उस पर कैपिटल गेन कहाँ तक लगेगा, टैक्स का सारा मैटर कहाँ पर डिफाइन होता है अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, 1961 अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग कंपनी के जो लॉस हैं और जो उसके कैपिटल गेन है उसके बारे में कहाँ पर टैक्स लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, कितना लॉस को इकट्ठा करके आप कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जा सकते हो, वो सब कौन बताता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है। अंडर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, लिस्टिंग एग्रीमेंट का मैंने आपको बताया था, यदि दो कंपनीज अलग अलग जुरिडिक्शन में है हाई कोर्ट की, तो स्टॉक एक्सचेंज की, यदि दो कंपनियां अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज की जुरिडिक्शन में है तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज से उनको अपना ये स्कीम के पास होने से 1 महीने पहले एनओसी लेके आना पड़ेगा कि हाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस स्कीम से। स्टॉक एक्सचेंज से एक एनओसी 1 महीने पहले, स्कीम के पास होने से 1 महीने पहले लेके आना पड़ेगा। और ये कहाँ पर लिखा है, अंडर क्लॉज 24F में ये लिखा है ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट के, यानी कि लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 24F में ये बात लिखी है कि यदि दोनों कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज की जुरिडिक्शन में आती हैं तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज से एनओसी लेना पड़ेगा स्कीम के पास होने के 1 महीने पहले। ठीक है, और यदि दोनों कंपनी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज की जुरिडिक्शन में आती हैं तो आपको अलग अलग दोनों स्टॉक एक्सचेंज से एनओसी लेना पड़ेगा 1 महीने पहले। ठीक है, ये हो गया 4th वाला आपका। फिर स्टैम्प ड्यूटी वाला आता है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नहीं स्टैम्प ड्यूटी वाला 5वां पॉइंट है। इट इज़ नेसेसरी टू रेफर टू द स्टैम्प एक्ट टू चेक द स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग थ्रू ए मर्जर एंड डीमर्जर, यानी कि दो कंपनीज़ का जब मर्जर या डीमर्जर कुछ भी हो रहा है तो ये स्टैम्प ड्यूटी एक्ट देखेगा कि भैया स्टैम्प ड्यूटी दी है या नहीं दी है। ठीक है, ये वाला एक्ट देखता है। कंपटीशन एक्ट 2002, द प्रोविज़न ऑफ कंपटीशन एक्ट and the Competition Commission of India provision regard to the transaction of business relating to the combination regulated 2011 are to be complied with कि Competition Act complied हुआ है या नहीं हुआ है दोनों कंपनीज के अमलगमेशन, डीमर्जर या अरेंजमेंट्स में, ये सब देखना। ये एक्ट हैं बड़े बड़े, ये नाम से ही अपने डिफाइंड हो रहे हैं। ये सिर्फ अपना, जैसे कंपटीशन एक्ट है, इंडियन स्टैम्प ड्यूटी है, ये अपने नाम को ही डिफाइन करते हैं और अपने नाम को ही कि दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी दिया नहीं दिया, कंपटीशन एक्ट को फॉलो किया है नहीं किया है, टैक्स वाला था तो टैक्स हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो आपको इसमें मिलेगा सॉरी कंपनीज एक्ट 1956 में आपको 390 से लेकर 396A तक के सारे जो एक्ट हैं जो वो बताते हैं उनका डिटेलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में तो आप ये एक्ट 6 एक्ट हैं इनके बारे में बताऊंगे। लिस्टिंग एग्रीमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी है, कंपटीशन एक्ट है, इनकम टैक्स है। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट 1956 है और कोर्ट रूल है 1959। ठीक है, ये मैंने आपको टिप्स पे बता दिए, तो आप ये करना ज़रूर। ठीक है, समझा दिए, मॉड्यूल में से समझाया मैंने आपको, तो आप एक बार खुद से रीडिंग लगाओगे और मेरी ये वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, ये कैसे भी पूछ सकता है, इसके वो भी आ सकते हैं, आपके केस लॉज भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल ठीक है पूछ सकता है, या किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताओ अमलगमेशन और मर्जर के लिए क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।